हेलो बच्चों, अपने पिछले पार्ट में हमने पढ़ा रेड ड्रॉप और इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट के बारे में। इस फिनोमेना की स्टडी रॉबर्ट इमर्सन ने किया। रेड ड्रॉप इफेक्ट में हमने पढ़ा कि अगर हम जो है फोटोसिंथेसिस के लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब जो मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है जो लाइट आपकी सिंगल वेवलेंथ की बनी होती है, अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज हम करते हैं तो ये पाया गया कि 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ से अगर जब हम अधिक लाइट देते हैं प्लांट को तो क्वांटम यील्ड या फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वो बहुत तेज़ी से घट जाती है। बाद में इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया गया तो पाया गया कि अगर प्लांट को हम जो है 680 वेवलेंथ की लाइट एक बार देते हैं और दूसरी बार मोर देन 680 नैनोमीटर की लाइट देते हैं, मतलब 680 और 680 से अधिक वेवलेंथ की लाइट अल्टरनेट फैशन में देते हैं। 680 का मतलब हुआ कि रेड लाइट का जो होगा वो वेवलेंथ होगा और 680 से होगा फार रेड लाइट का। तो अगर उसे जो है हम 680 और फार रेड लाइट का वेवलेंथ अल्टरनेट फैशन में देते हैं तो क्वांटम यील्ड जो है बढ़ जाती है। उसके कंपैरिजन में कि अगर हम जो है सिर्फ 680 नैनोमीटर का उसको लाइट दें या मोर देन 680 नैनोमीटर का लाइट उसको जो है सेपरेटली देते हैं तो वहाँ पे जो सम आता है क्वांटम यील्ड का। और अगर हम जो है एक बार 680 नैनोमीटर की लाइट देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उसे जो है फार रेड लाइट मतलब 680 नैनोमीटर से अधिक की लाइट देते हैं तो वहाँ पे जो क्वांटम यील्ड होता है और जो है आपका अधिक आता है इन देन द व्हेन लाइट टू लाइट गिवन सेपरेटली। मतलब अगर दोनों लाइट जो है जैसे 680 का हम लगातार देते रहे हैं या उससे अधिक देते रहे हैं तो वहाँ पे क्वांटम यील्ड का जो सम आएगा। और ये लाइट को अगर अल्टरनेट फैशन में, मतलब प्लांट को एक बार 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट देते हैं और उसके बाद फिर जो है उससे अधिक वेवलेंथ की लाइट देते हैं तो यहाँ पे क्वांटम यील्ड बढ़ जाता है। इसे कहते हैं इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट। देखिए रेड ड्रॉप और इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट का कंक्लूजन यही होता है कि प्लांट में दो फोटो सिस्टम होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि क्या जो इसका कंक्लूजन है या क्या इस एक्सपेरिमेंट से हमको पता चलता है तो हम बताएंगे कि एक्सपेरिमेंट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्लांट में टू फोटो सिस्टम होते हैं, टू पिगमेंट सिस्टम होते हैं। एक पिगमेंट सिस्टम जो होता है 680 नैनोमीटर की लाइट पे ऑपरेट होता है और दूसरा जो होता है आपका जो फोटो सिस्टम होता है 680 से अधिक वेवलेंथ की लाइट पे ऑपरेट होता है। अगर हम जो है 680 नैनोमीटर से सिर्फ अधिक लाइट देते हैं तो सिर्फ दूसरा जो होगा आपका जो 680 नैनोमीटर की लाइट पे ऑपरेट होता है वो फोटो सिस्टम तो वर्क करता है, बट जो पहला है जो 680 नैनोमीटर पे जो आपका ऑपरेट हो रहा है वो नहीं काम कर पाता है, क्योंकि जो फोटो सिस्टम 680 नैनोमीटर की लाइट पे ऑपरेट होता है वो उससे अधिक लाइट पे जो है वो काम नहीं कर पाता है, वो ऑपरेट नहीं कर पाता है। तो ये जो आपका फिनोमेना जो है आपका जो है शो करता है कि प्लांट में टू फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड होते हैं, या टू पिगमेंट सिस्टम होते हैं, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकेंड होते हैं। बाद में इसको जो है दोनों पिगमेंट सिस्टम को जो है आपका इसको सेपरेट किया गया सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस द्वारा, दोनों फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड को सेपरेट किया गया और इसकी स्ट्रक्चर को डिटेल्स में स्टडी किया गया। जिन साइंटिस्ट ने इसको किया उसके लिए उसे नोबेल प्राइज़ मिला। पहले ये स्टडी बैक्टीरिया पे हुआ, फिर बाद में जो हायर प्लांट पे हुआ। आज हम इस फोटो सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जैसा कि अभी हमने बताया कि प्लांट में दो फोटो सिस्टम होते हैं। एक होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट या पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। ये जो आपका थैलेकोइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है और ये कुछ आउटर साइड में होता है। थैलेकोइड मेम्ब्रेन का ये लुमिनल पार्ट है और ये स्ट्रोमल, तो ये स्ट्रोमल साइड में होता है। जो फोटो सिस्टम जो फर्स्ट होता है ये पिगमेंट और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब बहुत सारी प्रोटीनें और पिगमेंट्स आपस में जुड़ी रहती हैं और फिर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती हैं, मेम्ब्रेन के अंदर धसी रहती हैं।
किसी भी जो फोटो सिस्टम के या पिगमेंट सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है कोर और दूसरा होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो कोई भी फोटो सिस्टम होगा तो देखिए उसके दो पार्ट होंगे, एक होगा कोर और इसके चारों तरफ एंटीना कॉम्प्लेक्स होंगे। एंटीना कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी प्रोटीनें और पिगमेंट होंगे। जो प्रोटीनों का काम होता है कि पिगमेंट को प्रॉपर पोजीशन या ओरिएंटेशन में रखें। तो ये होगा एंटीना कॉम्प्लेक्स, एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स जो होती है कोर कॉम्प्लेक्स को, ये है कोर कॉम्प्लेक्स, कोर कॉम्प्लेक्स को घेरे रखती हैं। एंटीना कॉम्प्लेक्स और कोर कॉम्प्लेक्स दोनों मिलकर के पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम बनाते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है आपका पिगमेंट और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। एंटीना कॉम्प्लेक्स की जो आपकी पिगमेंट्स होती हैं ये इसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। एंटीना कॉम्प्लेक्स को हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC भी कहते हैं। दोनों फोटो सिस्टम में ये कॉम्प्लेक्स आपके पाए जाएंगे, कोर कॉम्प्लेक्स और एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स की जो पिगमेंट होती हैं लाइट को एब्जॉर्ब करके आपका कोर कॉम्प्लेक्स में क्रिएशन सेंटर होता है, उसमें लाइट को ट्रांसफ़र कर देती हैं। कोर कॉम्प्लेक्स में रिएक्शन सेंटर होता है। जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है उसका रिएक्शन सेंटर को डिज़ाइन किया गया है P700। यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है P700। तो फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर जो होता है कोर कॉम्प्लेक्स में होता है, यहाँ बीच में होगा जो एंटीना कॉम्प्लेक्स के थ्रू घिरा होता है और इसे डिज़ाइन किया गया है P700। P700 क्यों डिज़ाइन किया गया? देखिए जो फोटो सिस्टम फर्स्ट का जो रिएक्शन सेंटर होता है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होता है, एक स्पेशल टाइप का क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होता है एंड इट कैन एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर, सो इट इज़ कॉल्ड P700। जो रिएक्शन सेंटर होता है आपका जो है कोर कॉम्प्लेक्स का ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको जो है P700 डिज़ाइन किया गया है और एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होता है। इसके अलावा कोर कॉम्प्लेक्स में और भी कोफैक्टर्स होते हैं जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। और एंटीना कॉम्प्लेक्स में जो है पिगमेंट्स और प्रोटीन होते हैं, बहुत सारी पिगमेंट जो होती हैं जो प्रोटीन के साथ जुड़ के प्रॉपर ओरिएंटेशन में रहती हैं। ऐसे अगर हम बात करें फोटो सिस्टम सेकेंड का तो इसके भी दो पार्ट होंगे, इसका लाइट हार्वेस्टिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स होगा और कोर कॉम्प्लेक्स होगा। कोर कॉम्प्लेक्स जो होता है आपका इसमें एक रिएक्शन सेंटर होता है, इसका रिएक्शन सेंटर डिज़ाइन किया गया है P680। यहाँ पे भी इसके भी रिएक्शन सेंटर में एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होता है जो आपका 680 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब कर पाता है, इसलिए जो है इसका रिएक्शन सेंटर डिज़ाइन किया गया है P680। कोर कॉम्प्लेक्स में और क्या क्या चीज़ें होंगी? देखिए अगर इसके कोर कॉम्प्लेक्स में बात करें तो रिएक्शन सेंटर होगा आपका और ये जो होता है एक इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर A0 होता है आपका, आयरन सल्फर प्रोटीन होते हैं और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर A2 होता है। इसके जो है कोर कॉम्प्लेक्स में जो आपका रिएक्शन सेंटर होता है थियोफाइटिन होता है। थियोफाइटिन आप ध्यान में रखेंगे, व्हाट इज द थियोफाइटिन? देखिए यहाँ पे लिखते हैं थियोफाइटिन। ये आपका थियोफाइटिन मौजूद है किसमें? जो कोर कॉम्प्लेक्स है
पिगमेंट सिस्टम सेकेंड का, उसके कोर कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है, रिएक्शन सेंटर के पास ही होता है। थियोफाइटिन, थियोफाइटिन जो होता है इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है इसमें फोटोसिस्टम सेकेंड का, और इट इज द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, इट इज द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स विदाउट मैग्नीशियम आयन और मैग्नीशियम मेटल। ये थियोफाइटिन जो होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ही होता है, लेकिन इसमें मैग्नीशियम आयन नहीं होते हैं। और ये फोटोसिस्टम सेकेंड का इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इससे इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर को जाते हैं। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आप आगे देखेंगे रिएक्शन सेंटर से जो एक्साइटेशन के कारण जो इलेक्ट्रॉन होता है इसे ये रिसीव करता है, और इसके बाद जो है ये प्राइमरी जो आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को ट्रांसफ़र कर देता है। ये तो पिगमेंट सिस्टम के बारे में था। जो फोटो सिस्टम सेकेंड होता है आपका, जो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन की इनर साइड में होता है, और ये जो है आउटर साइड में होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट। और जो आपका देखिए ये जो फोटो सिस्टम सेकेंड होता है, ये जो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन का जो एप्रेस्ड रीजन होता है, मतलब कि जो आपका ग्रेना वाला पार्ट होता है उसी में पाया जाता है। ग्रेना वाला जो लैमली होता है ग्रेनल लैमली में ही पाया जाता है। स्ट्रोमल लैमली में फोटो सिस्टम जो आपका सेकेंड नहीं पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। फोटो सिस्टम इज नॉट फाउंड इन द स्ट्रोमल लैमली, while photosystem second is not found in the stromal lamella, while in the granum lamella both photosystem second and first found. Photosystem first found in स्ट्रोमल लैमली एज वेल एज द ग्रेनल लैमली, दोनों में जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है दोनों में पाया जाता है। स्ट्रोमल लैमली में भी पाया जाता है, ग्रेनम लैमली में भी पाया जाता है, लेकिन फोटो सिस्टम सेकेंड जो होता है आपका स्ट्रोमल लैमली में एब्सेंट होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जो है देखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। व्हाट इज द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट in the light reaction light energy is absorbed, and using this light energy asymmetry power like the reduced NADP and ATP are produced। देखिए लाइट रिएक्शन के बारे में हमने आपको पहले बताया कि लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी जो पिगमेंट सिस्टम है फोटो सिस्टम है उसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है, और लाइट एनर्जी का यूज जो है एसिमिलेटरी पावर के प्रोडक्शन में होता है। ये एसिमिलेटरी पावर जो होती हैं आपकी रिड्यूस NADP होती हैं और ATP होती हैं। फोटोफॉस्फोरिलेशन का क्या मतलब होता है? द प्रोडक्शन ऑफ ATP ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। ATP का प्रोडक्शन लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में जो ATP का प्रोडक्शन होता है उसी को हम जो फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। एक्चुअली जो लाइट एनर्जी होता है उसका एक पार्ट जो होता है ATP को प्रोड्यूस करने में यूज होता है। इस प्रोसेस को हम फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। यहाँ पहले हम जो है बच्चों नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट जब लाइट एब्जॉर्ब करता है, इसके एंटीना कॉम्प्लेक्स जो होते हैं लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो एनर्जी को रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। मैंने बताया कि फोटो सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर P700 होता है। एक टाइप का क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होता है जो 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इसके आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है और हाई एनर्जी लेवल पे पहुंच जाता है, और इसे जो है A0 जो है नाम का इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वो इसे जो है आपका रिसीव कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर P700 से निकल करके जो है आपका ट्रांसफ़र हो जाते हैं A0 को। A0 जो होता है आपका
A0 जो एनायनिक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज आयन होता है, आप ध्यान में रखिएगा। A0 इज द A0 A0 is a anionic chlorophyll molecules। देखिए जैसे ही जो आपका रिएक्शन सेंटर लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के जो है आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है A0 जो इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसके थ्रू जो है ये आपके रिसीव कर लिए जाते हैं। तो आपका जो P700 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये रिड्यूस हो जाता है। फिर A0 से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देखिए ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फोटोसिस्टम फर्स्ट का, ये का आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ हमने लिखा है देखिए A1 जो होता है आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फोटोसिस्टम जो है आपका फर्स्ट का, और एक आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। इससे इसको इलेक्ट्रॉन जाते हैं जिससे A0 जो आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकलने पे जो है मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज होगा और A1 जो रिड्यूस हो जाता है। फिर A1 से जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं A2 को जाते हैं, और A2 जो होता है 430, A2 जो होगा 430 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है आपका फोटोसिस्टम फर्स्ट का, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन FD को जाते हैं। FD फेरोडॉक्सिन होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस होगा। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा तो ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस होगा। इलेक्ट्रॉन फिर जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस होगा। फाइनली जब FD मतलब फेरिडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडाइज NADP लेता है, और इसके रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन आयन की भी जरूरत होती है, जो स्ट्रोमल फ्लूइड से हाइड्रोजन आयन लेता है और ये रिड्यूस होता है NADPH। ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय एन एंजाइम विच इज कॉल्ड NADPH रिडक्टेज। ये एंजाइम होता है, यहाँ पे एंजाइम होगा जो है इसे कहते हैं, इस एंजाइम को कहते हैं NADP रिडक्टेज। तो देखिए फिर से हम बताते हैं बच्चों आपको क्या होता है। फोटोसिस्टम जो आपका फर्स्ट होता है, इसका रिएक्शन सेंटर जब लाइट एब्जॉर्ब करता है तो इसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर A0 के थ्रू गेन कर लिया जाता है। तो P700 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज होते हैं, ये रिड्यूस होता है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन A1 को ट्रांसफर होते हैं, ये ऑक्सीडाइज होता है, ये रिड्यूस होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन A2 को जाते हैं, फिर A1 ऑक्सीडाइज होता है, A2 रिड्यूस होता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है FD को जाते हैं, और FD से इलेक्ट्रॉन रिडक्शन के लिए ऑक्सीडाइज NADP को जाते हैं। इसके रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन आयन की भी जरूरत होती है, और ये हाइड्रोजन आयन जो होता है स्ट्रोमल फ्लूइड से लिए जाते हैं। एंड दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम कॉल्ड NADP रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू ये जो स्टेप कैटेलाइज होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए तो एक होल क्रिएट होता है। अब ये जो होल या गैप जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्लास्टोसाइनिन के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके थ्रू ये गैप भरा जाता है। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन जो है आपका जो है P700 रिएक्शन सेंटर को मिलते हैं, और ये फिर जो है आपका रिड्यूस हो जाता है।
अब देखिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, तो हमको चलना पड़ेगा फोटो सिस्टम सेकेंड पे। देखिए फोटो सिस्टम सेकेंड के जो एंटीना कॉम्प्लेक्स जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फाइनली ये रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो होता क्या है आपका जो है कि ये जो इसका रिएक्शन सेंटर एक्साइटेड हो जाता है और इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन थियोफाइटिन को मिल जाते हैं। तो थियोफाइटिन रिड्यूस होता है। थियोफाइटिन यहाँ इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं क्यूनॉल को, क्यूनॉल ए को ट्रांसफ़र होते हैं, तो थियोफाइटिन आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्यूनॉल बी को जाते हैं, तो क्यूनॉल बी जो ऑक्सीडाइज होता है और ये रिड्यूस होता है, ये ऑक्सीडाइज होता है। और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन को जाते हैं। प्लास्टोक्यूनोन के रिडक्शन के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है, इसलिए एक एक करके ये बारी बारी से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। और इसके रिडक्शन के लिए 2 हाइड्रोजन की भी ज़रूरत पड़ती है, और ये 2 हाइड्रोजन जो होते हैं आयन स्ट्रोमल साइड से लिए जाते हैं। और जब ये प्लास्टोक्यूनोन रिड्यूस होता है तो PqS2 बनता है, इसे प्लास्टोहाइड्रोक्यूनोन कहते हैं, प्लास्टोहाइड्रोक्यूनोन कहते हैं। अब ये यहाँ से जो होता है प्लास्टोहाइड्रोक्यूनोन जो होता है साइटोक्रोम F को रिड्यूस करता है। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात ध्यान में रखनी है कि प्लास्टोक्यूनोन की रिडक्शन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। इधर अभी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही थी और यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही थी, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो बारी बारी से ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन लेता है, जिससे इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। और 2 प्रोटॉन की भी जरूरत पड़ती है या हाइड्रोजन आयन की भी जरूरत पड़ती है, जो स्ट्रोमल साइड से लिए जाते हैं। और ये रिड्यूस फॉर्म जो होता है इसका प्लास्टोक्यूनोन का प्लास्टोहाइड्रोक्यूनोन कहलाता है, प्लास्टोहाइड्रोक्यूनोन PqS2 आता है। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके साइटोक्रोम F को रिड्यूस करता है। साइटोक्रोम के F के रिडक्शन के लिए सिर्फ जो है आपका इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, हाइड्रोजन नहीं की जरूरत होती है। तो जब साइटोक्रोम F को रिड्यूस किया जाता है तो ये दोनों जो हाइड्रोजन होते हैं हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में इस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के थ्रू रिलीज कर दिए जाते हैं आपका कहाँ पे, ये थाइलोक्वाइड लूमेन साइड में, P साइड भी से करते हैं, यहाँ पे रिलीज किए जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ होता है, जो रिड्यूस प्लास्टोक्यूनोन या प्लास्टोहाइड्रोक्यूनोन से साइटोक्रोम F पे जाता है, तो देखिए यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है। कैसे ATP का फॉर्मेशन होता है इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। केमोऑस्मोटिक थ्योरी जो पीटर माइकल के थ्रू दिया गया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो काम क्या होता है आपका जो है, यहाँ पे साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स का काम होता है कि इलेक्ट्रॉन लेना और प्रोटॉन को जो है इधर मूव कर देना, प्रोटॉन को इधर इस जो है लूमिनल साइड में भी मूव करना होता है। अब साइटोक्रोम F से जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फिर प्लास्टोसाइनिन को जाते हैं, और यहाँ से हमने आगे बताया प्लास्टोसाइनिन जो इलेक्ट्रॉन देता है रिएक्शन सेंटर को, ताकि वो फिर से जो होल या गैप जो था उसका कंप्लीट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे ये जो आपका जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये जो कोफैक्टर्स हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो है आपके कोफैक्टर्स होते हैं, इनका काम होता है इलेक्ट्रॉनों को मूव कराना है। इसका काम जो होता है इलेक्ट्रॉनों को मूव कराना। अब पहली बात है कि इलेक्ट्रॉन आखिर क्यों जो है यहाँ से इस तरह मूव कर रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन इसलिए मूव करते हैं, हम जानते हैं कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स या केमिकल स्पीसीज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर ज़्यादा निगेटिव होगी तो वो अपने से जो है लेस निगेटिव वाले को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके उसे रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे ये जितने भी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो कोफैक्टर हैं ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग होते हैं। मतलब कि देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक्साइटेड जो P700 मॉलिक्यूल्स हैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव होता है इन द कंपैरिजन ऑफ A0 के, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मिलेगा।
जब ये आपका जो है रिड्यूस हो जाता है तो रिड्यूस A0 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसके कंपैरिजन में जो है ज़्यादा निगेटिव होता है। तो ये सारी प्रोसेस डाउन हिल होती है। मतलब ये जो है मोर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट के लिए, और इधर सेकेंड के लिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वन मॉलिक्यूल्स या वन कोफैक्टर टू अदर कोफैक्टर। तो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट जो होता है डाउन हिल होता है। डाउन हिल मतलब लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, या ऐसे भी समझ सकते हैं मोर निगेटिव टू लेस निगेटिव की तरफ होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों के फ्लो में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और अगर इसका हम जो है केमिकल एस्पेक्ट देखें तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के समय में जो है आपका, अगर यहाँ पे रिएक्शन के लिए हम गिब्स फ्री एनर्जी निकालें तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू भी निगेटिव होती है। इसलिए ये रिएक्शन फिजिबल है और स्पॉन्टेनियस है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता रहता है। और जो फ्री एनर्जी रिलीज होती है वही एटीपी के सिंथेसिस में यूज हो जाती है। वहाँ पे जो आपका जो है जो पीटर माइकल के थ्रू जो केमोऑस्मोटिक थ्योरी दी गई उसके अकॉर्डिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, जहाँ पे जो एनर्जी आपकी क्या होती है एटीपी में बदल जाती है, एटीपी में स्टोर हो जाती है। तो देखिए ये फोटोफॉस्फोरिलेशन क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एटीपी का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, जब आपका इलेक्ट्रॉन रिड्यूस प्लास्टोक्यूनोन या प्लास्टोहाइड्रोक्यूनोन से साइटोक्रोम F को जाते हैं तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इस चीज़ को आप नोट करेंगे जो है। और दूसरी बात जो होता है प्लास्टोक्यूनोन के रिडक्शन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन की जरूरत होती है। ये दोनों प्रोटॉन जो स्ट्रोमल साइड से लिए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के फ्लो के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। बारी बारी से करके एक एक इलेक्ट्रॉन ही लेता है जो है। और देखिए यहाँ से जब जो है आपका इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F को जाते हैं तो ये जो कॉम्प्लेक्स का 2 काम होता है। पहला तो जो है इसको ऑक्सीडाइज करना प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन को, और दूसरा जो हाइड्रोजन आयन फ्री हो रहे हैं उसको जो है इसमें लूमिनल साइड में जो है मूव कराना ताकि प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो। अब देखिए क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो निकल गए और ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, तो P700 रिएक्शन सेंटर को जो इलेक्ट्रॉन मिला वो P680 का था। तो यहाँ इसमें जो गैप क्रिएट हुआ वो कैसे फिल हुआ, तो ये गैप जो होता है देखिए आपका वाटर से इलेक्ट्रॉन लेकर के फिल किए जाते हैं। होता क्या है कि यहाँ पे एक अननोन इलेक्ट्रॉन डोनर होता है जो अभी कंफर्म नहीं है, जिसे जेट डिजाइन किया गया है। इसे टायरोसिन एमिनो एसिड भी कहा जाता है कि वो जेट की टायरोसिन एमिनो एसिड होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो जो ये ऑक्सीडाइज P780 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन अननोन इलेक्ट्रॉन डोनर जेट से ऑब्टेन करता है, और अननोन जो आपका ये इलेक्ट्रॉन डोनर है ये इलेक्ट्रॉन वाटर से लेता है। इसके लिए जो है वाटर ऑक्सीडाइजिंग कॉम्प्लेक्स, ये वाटर ऑक्सीडाइजिंग कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें 4 मैग्नीज आयन का ये कॉम्प्लेक्स होता है। मैग्नीज आयन की टेंडेंसी होती है कि वाटर से इलेक्ट्रॉन को वाटर को ऑक्सीडाइज करके इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर ले। तो ये जो वाटर ऑक्सीडाइजिंग कॉम्प्लेक्स होता है वाटर को ऑक्सीडाइज करता है जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम के रिएक्शन सेंटर P680 को भेजा जाता है वाया ये अननोन इलेक्ट्रॉन डोनर। और प्रोटॉन जो होते हैं फिर इसको फ्री किया जाता है लूमिनल साइड में, और यहीं पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इवोल्व होता है। तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स या फोटोलाइसिस कब होती है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए हैं यहाँ से रिलीज हो गए हैं, तो यहाँ एक गैप क्रिएट होता है। इस गैप को फिल करने के लिए या ऑक्सीडाइज P680 को रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये वाटर ऑक्सीडाइजिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है इसी के साथ जो है क्लोजली एसोसिएटेड होता है, जिसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। और फोटो सिस्टम सेकेंड के साथ ही होता है, ये जो रेड हमने शो किया है वाटर ऑक्सीडाइजिंग कॉम्प्लेक्स होता है। ये वाटर को ऑक्सीडाइज करता है और वाटर को ऑक्सीडाइज करके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तोड़ देता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पे चले जाते हैं
जो फोटो सिस्टम सेकेंड का रिएक्शन सेंटर है उसे रिड्यूस करने के लिए प्रोटॉन यहाँ पे लूमिनल साइड में थाइलाकोइड के लूमिन में रिलीज कर दिए जाते हैं और यहीं पे वाटर का जो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है। इसे हम फोटोलाइसिस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन इवोल्व होता है। और एक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के इवोल्यूशन के लिए 2 मॉलिक्यूल्स जो होता है आपका वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए इसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्यों कहते हैं? इसको इसलिए कहते हैं, देखिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर से निकला, ये इलेक्ट्रॉन आपका जो है NADP को गया। ये इलेक्ट्रॉन जो जहाँ से निकला वहाँ नहीं आया, और इसका इलेक्ट्रॉन जो आपका हुआ, इसको जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो गैप क्रिएट हुआ वो जो है P600 के इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो है ये पूरा किया गया जो है, और इसका इलेक्ट्रॉन वाटर से लिया गया। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलता है वहाँ नहीं आता है, इसलिए इसे हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ओके, थैंक यू।